एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग खुर्दा अपराइजिंग को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग इसको पढ़ा चुके हैं आपको, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर खुर्दा अपराइजिंग, इन विच योर राजा बीर किशोर देव, हाउ ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज टेरिटरीज इन द पावर एंड पोजिशन एवरीथिंग, एंड देन हिज सन सक्सेसर मुकुंद देव टू, एंड ही वॉज इन अ मूड ऑफ रिवेंज। तो उसने जिस प्रकार से ब्रिटिश के ऊपर भरोसा किया, फिर उसका भरोसा तोड़ा अंग्रेज़ों ने, उसके अधिकार उससे छीन लिए, इससे लोगों के मन में असंतोष फैला। एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन योर बक्सी जगन बंधु, जो कि एक लैंडलॉर्ड थे, उनकी ज़मीन उनसे ले ली गई थी, तो उन्होंने भिखारी के तरह अपनी ज़िंदगी के 2 साल बिताए और एट लास्ट फिर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए रेवेन्यू पेमेंट के लिए। और 1817 में जो आपका जो सर्विस देने वाले लोग थे, यानी जो पैक्स थे, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह किया और इस विद्रोह में ज़मींदारों ने और जो रयट्स थे उन्होंने पूरी तरीके से भाग लिया, क्योंकि सभी जो है असंतोष का शिकार थे। उसके बाद उन लोगों ने नो रेंट कैंपेन चालू किया, यानी कि अब हम किसी भी प्रकार का कोई किराया, कोई पैसा आपको पे नहीं करेंगे। तो अभी इसमें ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की इसको दबाने की, लेकिन वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। अब आगे हम देखेंगे ऑन 14 अप्रैल 1817। ठीक है, तो इसके आगे जो है आपका 1817 में अप्रैल के महीने में जो आपके बुक्सी जगबंधु थे, ठीक है, और इन्होंने जो है तकरीबन 10,000 की करीब आपके जो पैक्स थे और कंद ट्राइब जो है, इन लोगों को मिलाकर इन्होंने जो है एक अच्छा खासा आंदोलन छिड़ा। ठीक है, और उन्होंने फिर पुरी पे क्या किया, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद उन्होंने मुकुंद देव सेकेंड को जो है वहाँ का रूलर घोषित किया और जगन्नाथ टेम्पल के जो पुजारी थे, इन्होंने इनका पूरी तरीके से साथ दिया था। अब जब ब्रिटिश को लगा कि अब ये स्थितियाँ हमारे हाथ से निकल रही हैं और हम अब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो लोगों ने जो है मार्शियल लॉ लगा दिया। मार्शियल लॉ का मतलब जहाँ पे जो सेना होती है वो देश के शासन व्यवस्था को जब अपने हाथ में ले लेती है, उसको मार्शियल लॉ कहा जाता है। तो इसके तहत फिर जो वहाँ का राजा था उसको इन लोगों ने पकड़ लिया और उसको जो है उसके बेटे के साथ कटक भेज दिया। ठीक है, उसको जेल में भेज दिया। अब जो बुक्सी थे उनके जो बहुत ही एक बहुत ज़्यादा उनके जो क्लोज़ में, यानी उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एसोसिएट थे, कृष्णचंद्र भ्रामरार राय। ठीक, इन्होंने फिर जितने भी कम्युनिकेशंस थे कटक और खुर्दा के बीच में इसको तोड़ा। ठीक, क्योंकि जो अपराइजिंग थी, रिबल था, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था आपके दक्षिण में और आपके उत्तरी और पश्चिमी भाग में उड़ीसा के। और उसके बाद जो आपके ब्रिटिश थे उन्होंने अपने मेजर जनरल मार्टिनडेल को भेजा कि ये सारा एरिया जो है वो पैक से साफ़ कराया जाए। और इन्होंने ये भी कहा कि अब हम इनाम घोषित करते हैं, क्योंकि ये बुक्सी को पकड़ नहीं पा रहे थे वो उनको, क्योंकि बुक्सी बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था इनका। तो बुक्सी और उनके जो एसोसिएट थे, सहयोगी थे, इन्होंने कहा कि अगर आप उनको पकड़ा देंगे तो हम जो है आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे। ओके, तो अब ये सब जो ऑपरेशंस हो रहे थे, मतलब अंग्रेज़ों की तरफ से भी जो दबाने की कोशिश की गई इस आंदोलन में, तो इसमें आपके बहुत बड़ी संख्या में आपके पैक जो थे मारे गए थे और जो बच गए वो जंगलों में भाग गए और कुछ जो है अपने घर लौट कर आ गए, क्योंकि घर लौट के आ गए कि हम जो है एमएनएसटी का फ़ायदा उठाएंगे। एमएनएसटी मतलब जब ये भागते भागते थक गए, इनको लगा कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो हम जो है हमको माफ़ी दे देगी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, और इस तहत ये लोग अपने घर लौट आए। तो अब 1817 तक आते आते जो मई का महीना था, ये ऑलमोस्ट आपका जितना भी ये जो विद्रोह छिड़ा गया था, ये जो है इन्होंने करीब करीब उसको काबू कर लिया। ठीक है, लेकिन खुर्दा के बाहर जो है अभी भी बुक्सी पकड़े नहीं गए थे। तो ये बुक्सी जो है पूरी तरीके से अभी आंदोलन लेके चल रहे थे। तो इनके जो आपके सपोर्टर्स थे, जैसे राजा थे आपके कजंग के, ओके, और इनके जो बाकी ऐसे पैक्स थे जो बहुत ज़्यादा लॉयल थे, ओके, जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो गए तब तक इन लोगों ने जो इस चीज़ को बना के रखा। ये लगातार अपने आंदोलन के लेके आगे बढ़ते रहे। अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश ने क्या किया, इन्होंने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की जिसे कहा गया लेनेंसी, इंडल्जेंस एंड फॉरबियरेंस, यानी कि अब जो है इतनी ज़्यादा ये कठोर नहीं होंगे पॉलिसीज़ के प्रति, दया उदारता अपनी दिखाएंगे और लोगों के दर्द को अपना समझेंगे और जो है अपनी जो जो हिंसात्मक कार्रवाई है, ठीक है, उसको ये लोग जो है रोकेंगे। यानी अब थोड़ा सा इन्होंने झुकने का फैसला लिया कि खुर्दा में जो लोग हैं उसके प्रति अब हम लोग अपना नज़रिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करेंगे। ठीक, अब इन्होंने जो नमक पे दाम बढ़ा दिए था उसको इन्होंने कम किया और बहुत से ऐसे कानून बनाए
जिससे कि उनकी जो पुलिस सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसको रिफ़ॉर्म किया जा सके। और जो आपके रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उन पे इन्होंने मुकदमा चलाया, और जब ऐसा पाया गया कि वो भ्रष्टाचारी हैं तो उनको जो है उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। और फिर जो पहले के आपके ज़मींदार थे जिनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, वापस से उनको ज़मीनें वापस कर दी गई। अब जो आपके राजा खुर्दा के जो बेटे थे रामचंद्र देव थर्ड, इनको फिर से इन्होंने परमिशन दिया कि आप पुरी में जाइए और वहाँ पे आप जो जगन्नाथ टेम्पल के जो भी काम हैं, ठीक है, वो सब आप संभाल सकते हैं। और इन्होंने इनको इस तरह की ग्रांटिंग दी कि 24,000 रुपीज़ जो है आपको इसके बाद का जो है वो दिए जाएंगे। ओके। और इसके अलावा उसके बाद जो आपका जो इट वाज सच अ पॉपुलर एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन ओडिशा, ठीक है, ये सब इन्होंने जो किया, तो अभी ये जो एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था ब्रिटिश के ख़िलाफ़, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। तो अभी इनको लगा कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत आगे भविष्य में, मतलब इनका अपना वो एक इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों के दिमाग में इस तरह की बातें आई। ओके। तो अभी उनको भी एक डर बैठा, और ये जो इतने बड़े तौर पे जो इन्होंने विद्रोह किया था, तो इसको हम सिर्फ पैक रिबेलियन कह के छोड़ दें तो ये इसके साथ जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तकरीबन पैक्स के अलावा आपके जो राजा थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और बहुत से लोग जो है इसमें सम्मिलित थे जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, ठीक है। तो ये था आपका खुर्दा अपराइजिंग। और अब ये जो है फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, ये एक रिवोल्ट है, आपका चाइना का रिवोल्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब आपका 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, तकरीबन उसी टाइम में जो है आपका चाइना के दक्षिण भाग में एक रिवोल्ट हुआ था। और यहाँ पे जो व्यक्ति, जो इनके नेता थे, वो थे आपके जोंग ज़ियांगपैन, ठीक है। तो ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे थे, और काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो उसको क्लियर नहीं कर पाए। तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक विद्रोह की भावना थी, और ये एक इम्पीरियल पावर जो था उसके बहुत खिलाफ थे। तो वो एक हेवनली किंगडम, ठीक है, हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस का सपना देखते थे, मतलब वो उसको वहाँ पे स्थापित करना चाहते थे। यानी वहाँ पे जो पारंपरिक तरीके की एक चाइना में जो आपकी सरकार चली आ रही थी या धार्मिक आस्था चली आ रही थी, उसके विरोधी थे ये, ठीक है। और वो वहाँ पे इस जो विद्रोह इन्होंने छेड़ा उसको कहा गया चेपिंग रिबेलियन। अब इसमें जोंग साहब जो थे उन्होंने अपना धर्म छोड़कर, यानी पारंपरिक चीनी धर्म छोड़कर उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, और ये विरोध करते थे चाइना में जो भी आपकी पहले की पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे उसको विरोध करते थे। और ये अपना इस प्रकार का किंगडम चाहते थे जहाँ पे जो आपकी क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाए, जहाँ पे किसी का मतलब समानता का स्टेट हो, यानी वहाँ किसी की अपनी कोई निजी प्रॉपर्टी ना हो, कोई भी किसी तरीके का सामाजिक भेदभाव ना हो, औरतों और मर्दों के बीच में भेदभाव ना किया जाए, लोग वहाँ पे अफीम का या फिर शराब का सेवन ना करें, जुआ ना खेलें, है ना। वहाँ पे आपका जो दास प्रथा है, फिर जो भी आपकी प्रोस्टिट्यूशन है, ये सब पूरी तरीके से हटा दिया जाए। यानी एक बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा समाज स्थापित वहाँ पे करना चाहते थे। ओके। अब इसमें जो आपके ब्रिटिश और फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस थे जो कि चाइना में ऑपरेट कर रहे थे, इन्होंने वहाँ के जो राजा थे जिंग डायनेस्टी, उनकी हेल्प की थी टेपिंग रिबेलियन को दबाने में, ठीक है। तो ये सब रिबेलियंस आपको बताए जा रहे हैं कि द पर्सन हु इज़ रूलिंग एंड द पीपल हु आर रूल्ड, सो देयर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन दीज टू पार्ट्स। यानी ये ऐतिहासिक रहा है, बहुत लंबे समय से ये एक संघर्ष जो है वो चलता आया, और किसी एक हिस्से में नहीं, ये पूरे संसार में जो है संघर्ष जो है शुरू से चलता आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर अब हो जाता है ख़त्म, और कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ दी हैं उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई डेफिनेशन इसमें खास है नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, जैसे आप ये वर्ड देख सकते हैं म्यूटिनी। तो म्यूटिनी यानी जहाँ पे आपकी जो सैन्य शक्ति है, यानी जो आपके सैनिकों का ग्रुप है, जब वो अपने उच्च अधिकारियों की बात को मानने से मना कर देते हैं, उसे कहा जाता है म्यूटिनी। ये 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया है ना, जब कहा गया है कि म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। ओके। फिर अब आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका पोस्टल स्टैम्प है, मंगल पांडे जी के नाम पे इश्यू हुआ है, ठीक है। मंगल पांडे के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अभी ये जो मंगल पांडे हैं, आपको पता है ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनको जो है 1857 में जो है भारत के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है इनको महत्वपूर्ण भूमिका में याद किया जाता है। तो जैसे कि ब्रिटिश ने तो भाई इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक बहुत बड़े विद्रोही थे, है ना। जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, यानी जिन्होंने भी उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए ब्रिटिश के खिलाफ, तो उनको उन्होंने आतंकवादी घोषित किया कि भाई ये आतंक फैलाते थे। ठीक है, तो वैसे ही इनको भी इन्होंने कहा कि ही वॉज अ रिबल। ठीक है, बट एक्चुअली ही वॉज अ हीरो ऑफ द फ्रीडम फाइटर फॉर द इंडिया। ठीक है, तो उनके सम्मान में जो है भारत सरकार ने जो है 1984 में एक डाक टिकट जारी किया। ठीक, क्योंकि आपको इस बात का भी नॉलेज हो चुका है कि इन्होंने किस प्रकार से कारतूस इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था, जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी को इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि लोगों की धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका मंगल पांडे जी का पोस्टल स्टैम्प है। अब इसके नीचे आपका फिरंगीज वर्ड है, दैट इज़ फॉरनर्स, द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक, यानी विदेशी लोगों को जो है हम लोग इस प्रकार से कहने के लिए, उन्हें विदेशी यानी जो बाहर से आए थे, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है आपका शब्द फिरंगीज। ठीक है, अब ये हैं आपके बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र जो कि आपके इंडिया के आखिरी मुग़ल शासक माने जाते हैं, तो इनके नाम पे भी डाक टिकट जारी किया गया, क्योंकि इन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो अभी ये जो आपके बहादुर शाह साहब हैं, मुग़ल साम्राज्य के जैसे कि अंतिम शहंशाह थे, और ये बहुत ही जाने माने मुग़ल शासक थे। ठीक है, ये उर्दू शायरी किया करते थे, और चूँकि इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान, जब इनके पास जो है आपके 1857 में जो आपके सैनिक इनके पास दिल्ली में आए थे, इन्होंने इनको कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए, और आपके साथ के बिना जो है हम लोग जो है इस प्रकार से इतने बड़े आंदोलन को हम लोग आगे नहीं लेके जा सकते हैं। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब देखा कि वे लोग पूरी तरीके से इन पे आश्रित हैं, तो इन्होंने इसकी हामी भर दी थी। ठीक, तो अभी इसमें जब इन्होंने उनका साथ दिया, उसको इन्होंने जो चिट्ठियाँ लिखी, उनकी चिट्ठी लिखने के बाद बहुत बड़ा एक स्टेप इन्होंने लिया, जिससे कि बहुत सारे लोग एकजुट हो गए और इस संग्राम का हिस्सा बने। ठीक है, और बाद में जब ब्रिटिश ने इस संग्राम को दबाने की कोशिश की, तब ये जो है भाग के हुमायूं के मकबरे में गए शरण लेने के लिए, लेकिन जो आपके हडसन साहब थे, उन्होंने मकबरे को अंततः घेर लिया और फिर इनको पकड़ लिया, और इनके जो 2 बेटे थे और एक पोता था, उनको गोली मार दी गई थी, और फिर इन पे मुकदमा दायर हुआ, और इनकी पत्नी के साथ जो है इनको रंगून के जेल भेज दिया गया था, जहाँ पे कुछ वक्त के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके अच्छे योगदान के लिए 1857 की क्रांति के लिए इनको डाक टिकट जारी किया गया था 1975 में। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हैं, ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई भी जो है बहुत बड़ी वीरांगना थी, कोई भी इनको ऐसा नहीं कि जो ना जानता हो। अब जैसे इनका जो जन्म है वो बनारस में हुआ था, और इनका जो बचपन का नाम था मणिकर्णिका था, तो प्यार से इनको मनु बुलाया करते थे। और इनके पिता जो थे वो बहुत ही आधुनिक विचारों के थे, तो इन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया, हर प्रकार से इनको आज़ादी दी। और इनकी माँ की मृत्यु जो है, चूँकि बहुत ही इनकी छोटी उम्र में हो गई थी, तो वो इनको लेके बाजीराव के दरबार में गए, वहाँ पे ले गए, तो उनके बेटों के साथ ये खेलती थी, पढ़ती थी, फिर निशानेबाजी करना, घुड़सवारी करना, घेराबंदी, फिर आत्मरक्षा कैसे की जाए, अस्त्र शस्त्र चलाना, मतलब सब कुछ इन्होंने वहाँ पे सीखा था। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से पारंगत हो गई थी, बहुत बहादुर महिला थी। और जैसे इनकी शादी हुई थी, शादी के बाद फिर किस प्रकार से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। दामोदर राव को इन्होंने गोद लिया, पति का निधन हो गया, फिर जो ब्रिटिश थे, उनकी नज़र गड़ गई थी झांसी में कि अब तो रानी अकेली रह गई, तो हम इससे जो है झांसी अब जो है वो हथिया लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पति की मृत्यु के पश्चात इनके बेटे पे जो है मुकदमा चलाया, और इनका जो आपका खजाना था उसको भी इन्होंने हथिया लिया। ठीक है, फिर इनको जो है रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाके रहना पड़ा। और उसके पश्चात फिर जो आपका ब्रिटिश था, ब्रिटिश ने क्या किया, इन पे अटैक किया। ठीक है, फिर ये जो है अपना भागती हुई कालपी चली गई, और कालपी में फिर वहाँ पे इनको जो वहाँ के पेशवा थे कालपी के, उन्होंने इनको शरण दी। फिर कालपी में जब हमला हुआ तो वहाँ से ये ग्वालियर गई, और ग्वालियर में जो ग्वालियर के राजा थे, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका किला फतेह किया, उनकी सेना को जो है अपने में मिलाया, ताकि इनकी सैन्य शक्ति जो है वो बढ़ सके। और उसके पश्चात फिर किंग रॉयल आयरिश सैन्य शक्ति के साथ इनका सामना हुआ। और उस दौरान जब इनकी पहली लड़ाई हुई ग्वालियर में, तो पहले तो ये जीत गई थी, लेकिन जब दोबारा लड़ाई हुई तो उसमें इनका जो घोड़ा था
उनका जो पुराना घोड़ा था उसकी पिछली लड़ाई में मृत्यु हो चुकी थी, तो इनका घोड़ा नया था, राजरतन जो है इनका पुराने घोड़े का नाम था। तो वो गिर के मर गया था, और चूंकि जब ये लड़ रही थी मैदान में, तो जब ये गिरी हैं तो जो ब्रिटिश सैनिक थे वो इनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि इनकी जो पोशाक थी वो पुरुष वर्ग की तरह थी। उनको लगा कि कोई पुरुष है, वो इनको छोड़ के चले गए थे। तो बाद में इनको सैनिक उठा के जो है गंगादास के मठ में ले गए, वहाँ इनको गंगा जल पिलाया गया, इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, क्योंकि ये वीरगति को प्राप्त होने वाली थी, काफ़ी घायल हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो शरीर है वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तब जो है इनको जो है उसकी थोड़ी देर दिन के बाद इनको वीरगति प्राप्त हुई और ये शहीद हो गई। ठीक है, तो ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके नाना साहेब हैं। नाना साहब के बाद फिर आपके कुंवर सिंह हैं। ठीक है, अब इन सब के भी नाम पे डाक टिकट जारी किया गया इनकी वीरता के लिए। जैसे आपको पता है नाना साहब जो कि कानपुर से लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए। फिर आपके कुंवर सिंह जी के बारे में खास ये है कि ये जब इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया तो उस वक्त इनकी उम्र जो है वो 80 साल की थी, यानी बहुत ही वृद्ध थे। तो इतने बूढ़े होने के पश्चात भी इन्होंने पूरी वीरता से जो है लड़ाई लड़ी थी। ये बिहार में पैदा हुए थे, राजपूताना परिवार में, जगदीशपुर। ठीक है, और इनके नाम पे भी डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो ये सब ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की आहुति दे दी। और अब ये हैं तांत्या टोपे। ठीक है, तो तांत्या टोपे जो हैं, इनका जो नाम, जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, और ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। अब इनका नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग तो था, लेकिन इनको तांत्या टोपे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो अब आपका तांत्या वर्ड है, तांत्या का मतलब होता है जनरल, और टोपे यानी कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इनकी वीरता के लिए जिस प्रकार से इनके जो वीरता भरी क्रियाकलाप थे उसकी वजह से इनको तांत्या टोपे बुलाया जाता था। अब जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कानपुर में इन्होंने सैनिकों के साथ जो लीड किया था उसको, और वहाँ पे जीत भी प्राप्त हुई। उसके पश्चात ये रानी लक्ष्मीबाई के पास मदद के लिए गए थे उनके, और उसके बाद ये करीब 20,000 लोग लेके गए थे मदद के लिए। वहाँ पे तांत्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने जो है ग्वालियर पे जीत प्राप्त की, लेकिन उसके बाद जो ह्यूज रोज थे वो आ गए थे, और फिर वो झांसी को जो है बचा नहीं पाए। और तांत्या टोपे आपके गुरिल्ला वॉर में बहुत एक्सपर्ट थे, तो ये मालवा, राजपूताना जैसे इलाकों में जो गुरिल्ला वॉर लड़ते रहे। और लेकिन जो कहते हैं ना कि भारत की धरती ना तो वीरों से खाली रही और ना तो गद्दारों से, तो इनके जो एक कॉमरेड थे मान सिंह, उन्होंने जाके ब्रिटिश को चुगली की थी इनके छुपने के क्षेत्र के बारे में। अंततः ब्रिटिश ने इनको पकड़ लिया और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। तो 1984 में इनके नाम पे जो है डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो ये हैं आपके तांत्या टोपे, और बाकी पिक्चर्स तो आप खुद से समझ सकते हैं। एंड आई थिंक नथिंग हैज़ बीन लेफ्ट इन दिस चैप्टर। सारा चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, और आई होप आपको इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और अब इसके बाद जो हम वीडियो लेके आएंगे वो रहेगा आपके इस चैप्टर की समरी पर विद द नोट्स। ओके, सो we'll meet again in the next video. Till that time, you read, keep yourself healthy, be happy, and again we'll meet in the next video. Till that time, see you. Bye bye.